हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? अ, मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ। ऐसा स्टूडेंट जो फेलियर कह सकते हैं। हालांकि हम ट्राई करेंगे कुछ अचीव करने का, क्योंकि काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया है। अकेले नहीं हो पा रहा था, शायद आप लोगों के साथ हो जाए। तो आज से 21 दिन का चैलेंज लिए हुए हैं कि 21 दिन कम से कम में टारगेट, मतलब पढ़ना है डेली। ठीक है। तो जो रहता है कि बेसिक बेसिक अगर जीके चीज़ कंप्लीट करना है, बेसिक अभी आपका तैयार करना है, तो पहले क्या करना है कि कोई भी सजेस्ट करता है कि आपको ये, आपको उल्टा दिख रहा है, फ्रंट कैमरा है इसलिए। ये है स्पीडी है, रेलवे सामान्य अध्ययन। ठीक है। और ये है सामान्य विज्ञान का स्पीडी दूसरा। और तीसरा है ये लूसेंट, सामान्य ज्ञान का लूसेंट। तो ये सभी के पास होगा। तो हम लोग इसी को पढ़ेंगे, तीनों को जीके जीएस के लिए। बाकी हम लोग मैथ भी पढ़ेंगे। मैथ उनका होगा, आदित्य रंजन सर का होगा। उनका एक क्लास पढ़ेंगे, फिर हम लोग बोर्ड पे रिवीजन करेंगे। तो फिलहाल अभी हम स्टार्ट करेंगे ये सामान्य अध्ययन। ठीक है, दिख रहा है? तो हम लोग शुरू से शुरू नहीं करेंगे। फिलहाल हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से? हम लोग शुरू करेंगे एकदम बीच में से कि हाँ। तो ये है पीढ़ी का 211 नंबर, पेज नंबर 211 नंबर। और प्राचीन इतिहास से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये जस्ट एक क्यूज टाइप होगा, और क्यूज ऐसा होगा कि इसमें घंटे से कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आज हम लोग अगर प्राचीन भारत स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग प्राचीन भारत खत्म कर देंगे। ठीक है। अगर छोटा छोटा टॉपिक रहा तो तीनों कवर करेंगे, अगर बड़ा टॉपिक रहा तो एक ही पढ़ेंगे। ठीक है। और हाँ, आज है 13 दिसंबर 2025। तो हम लोग 21 डेज का एक अपना टारगेट रखते हैं, चैलेंज लेते हैं कि कितना पढ़ाई हो पाता है। ठीक है। तो एक क्यूज टाइप है। आप लोग ये लाइव वीडियो नहीं हो रहा है, आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो यूट्यूब पे लाइव जब आ सकते हैं आप। आपका कम से कम 50 सब्सक्राइबर होने चाहिए थे। अभी मेरा सब कुछ पूरा का पूरा जीरो है, तो हम लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो आप लोगों को साथ ऐसे देना है कि हम ये पढ़ रहे हैं, आप लोगों को भी ऐसा किताब खोल के आप लोगों को सुनना है, और मन में ही मतलब मुझे देखकर जवाब देना है। ठीक है। तो हम लोग प्राचीन भारत स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत में 1 2 3, मतलब कि 1 2 3 4 5 पेज है। 5 पेज पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कि इतिहास का पिता कहा जाता है किसे? तो हेरोडोटस को। सबको ही को पता है भाई। तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस निवासी थे। हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे भाई? तो यूनान के निवासी थे। हेरोडोटस यूनान के निवासी थे। पहिया या कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में हुआ था। पहिया का आविष्कार और कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है। नवपाषाण स्थल बुर्जहोम है। कहाँ है बुर्जहोम? तो ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। आग का आविष्कार तथा होमोसैपियंस जो ज्ञानी मानव है, इनका उदय कब हुआ था?
तो ये पूरा पाषाण काल में हुआ था, पूरा पाषाण काल में। देन पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था? पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। ठीक है। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। ये किस जगह पे मिले हैं? तो ये दमदमा से मिले हैं। दमदमा, दमदमा जगह का नाम है। और ये मध्य पाषाण काल स्थल है। ये मध्य पाषाण काल स्थल दमदमा है, तो वहाँ से मिला है। फिर पशुपालन और कृषि के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? पशुपालन और कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से। ये कहाँ है मेहरगढ़? तो बलूचिस्तान प्रांत और पाकिस्तान, बलूचिस्तान और पाकिस्तान। तो चलकोथलिक युग, चलकोथलिक युग जो है ये ताम्रपाषाण युग है। ताम्रपाषाण युग को हम लोग चालकोथलिक युग भी कह सकते हैं। ठीक है। फिर भीमवेटिका है। भीमवेटिका एक पुरातात्विक स्थल है। भीमवेटिका, भीमवेटिका प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्रों हेतु। भीमवेटिका प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है ये भीमवेटिका। ठीक है। फिर भीमवेटिका है रायसेन जिला में है। भीमवेटिका कहाँ है? तो रायसेन जिला में है। और रायसेन जिला कहाँ है? मध्य प्रदेश में। फिर विश्व का सबसे प्राचीन यानी कि प्रथम अभिलेख जो है ये बोगाज कोई अभिलेख है एशिया माइनर में। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था। आदि मानव सर्वप्रथम क्या सीखे थे? तो आदि मानव सर्वप्रथम आग जलाना सीखे थे। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था तांबा धातु का। ठीक है। सबसे पहले पालतू बनाया गया था कौन सा जानवर? तो कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। ठीक। देन सिंधु सभ्यता का काल जो है, सिंधु सभ्यता का काल ये है 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व तक। 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक क्या है? सिंधु सभ्यता का काल। ठीक है। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता थी कैसी? तो आधे ऐतिहासिक सभ्यता थी। फिर सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी नगर परियोजन हेतु। सिंधु सभ्यता की लिपि थी भावचित्रात्मक। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कृषि है। सिंधु वासियों का मुख्यालय जो है मुख्य फसल सॉरी सिंधु वासियों का मुख्य फसल जो है ये जौ और गेहूं है। कपास की खेती प्रारंभ की सिंधु वासियों ने। कपास की खेती प्रारंभ किसने किया? तो सिंधु वासियों ने किया। ठीक है। कपास की खेती प्रारंभ सिंधु वासियों ने किया। सिंधु सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी पूरा स्थल जो है क्रमशः पूर्वी आलमगीरपुर है और पश्चिमी सुतकंगडोर है। जो आलमगीरपुर है ये मेरठ उत्तर प्रदेश में है और सुतकंगडोर जो है ये बलूचिस्तान में है। ठीक है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पूर्वास्थल जो है, सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पूर्वास्थल जो है ये क्रमशः सिंधु सभ्यता का हम लोगों ने पढ़ा था कि पूर्वी आलमगीरपुर है जो मेरठ उत्तर प्रदेश में है और पश्चिमी सुतकंगडोर जो है ये बलूचिस्तान में है। और ये जो है सिंधु सभ्यता का उत्तरी और दक्षिणी पूरा स्थल जो है ये उत्तरी मांडा है जो जम्मू कश्मीर में है और दाइमाबाद दक्षिणी दाइमाबाद 10 से दक्षिणी और 10 से दाइमाबाद तो ये अहमदनगर महाराष्ट्र में है। फिर कह रहा है कि आलमगीरपुर स्थित है हिंडन नदी पर। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? तो हिंडन नदी पर स्थित है आलमगीरपुर। फिर मांडा स्थित है चीनाब नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता थी नागरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता नागरीय सभ्यता थी। फिर सिंधु सभ्यता का विस्तार था त्रिभुजाकार।
ठीक है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल है। लोथल स्थित है भोगवा नदी के किनारे। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है राखीगढ़ी, जो हिसार हरियाणा में घग्गर नदी के तट पर है। सिंधुवासी पूजा करते थे किसको? पशुपति को। पशुपति का पूजा करते थे सिंधुवासी। हड़प्पा सिंध सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी किसने? चार्ल्स मैसन ने दी। सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी? तो चार्ल्स मैसन ने। फिर हाँ, कब दिया? तो 1826 ईस्वी में इन्होंने जानकारी दी, चार्ल्स मैसन ने, सिंधु सभ्यता के बारे में। यही होता है, पढ़ने से फटाक से नींद आने लगता है। बाकी रावी इरावती नदी का प्राचीन नाम है परुष्णी। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था 1921 ईस्वी में। और हड़प्पा की सभ्यता थी काश्ययुगीन। काश्ययुगीन सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पाई समाज थी मात्र सत्तात्मक। वास्तविक चिन्ह देन है हड़प्पा सभ्यता की। सॉरी, स्वास्तिक की जो चिन्ह है ये हड़प्पा सभ्यता की देन है। हड़प्पा निवासी का रुचि था शतरंज खेल में। हड़प्पावासी शतरंज खेलते थे। धौलावीरा स्थित है गुजरात में, कच्छ जिला में। R37 कब्रिस्तान मिला है हड़प्पा से। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से, लोहा के बारे में नहीं जानते थे हड़प्पा के लोग। फिर हड़प्पा की मोहरें बनी थी खिलखड़ी से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का प्रयुक्त रंग लाल। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। ठीक है। मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ। मिस्र के राजा कौन कहलाते थे? फराओ। लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं चोहदड़ों से। इसका मतलब कि उस टाइम भी कुछ भी नहीं था लेकिन था। ठीक है। तो लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं चोहदड़ों से। लोथल के साक्ष्य चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल एवं रंगपुर से। चावल के साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर से मिले हैं। युग में समाधान मिला है लोथल से। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। ठीक है। हल का टेराकोटा मिला है बनमाली से, बनावली से। घोड़े के हड्डी के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा से। कहाँ से मिला है घोड़े की हड्डी का अवशेष? सुरकोटदा से। ठीक है। सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो। इसकी खोज 1922 में हुई थी। यहाँ से अन्नागार भी प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है। ये लाइन बाय लाइन आप लोग मिलाते जाइएगा। 211 नंबर है। पेज नंबर कितना है? 211 नंबर। ये प्राचीन भारत हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, फिर मतलब इधर पूरा रिवीजन हो रहा है। और शुरू से हम लोग पहले ये तीनों पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर हम लोग फिर एसपीडी शुरू से पढ़ेंगे। ठीक है। ये फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास में देखते हैं कितना मिनट लगता है इसको खत्म करने में, प्राचीन भारत को। ठीक है। चलिए आइए। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो है कहाँ है भाई? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकना जिला में सिंधु नदी के तट पर है। कौन? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकना जिला में सिंधु नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक जो है बृहद स्नानागार है। कहाँ थे हम? मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। ठीक है। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास किन नदियों के किनारे हुआ था? तो दजला
फरात नदियों के किनारे हुआ था। वैदिक सभ्यता का काल जो था 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। ठीक है। वैदिक सभ्यता का निर्माता संस्थापक जो है ये कौन थे? आर्य थे। वैदिक सभ्यता का निर्माता या संस्थापक आर्य थे। आर्यों की जानकारी मिली है ऋग्वेद से। ऋग वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है? अमाजु। ऋग वैदिक काल था, उस टाइम जो महिलाएं अविवाहित रहती थी उनको अमाजु कहा जाता था। चलिए, आर्य भारत आए थे 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य कब भारत आए थे? 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य पहले बसे थे कहाँ? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि। आर्यों की भाषा या पेय पदार्थ थी क्या? आर्यों की भाषा संस्कृत थी और पेय पदार्थ सोमरस था। फिर आर्यों का प्रिय पशु देवता थे घोड़ा, इंद्र। प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों का समाज था पितृ प्रधान, पिता को मानते थे, पितृ प्रधान था। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय आधारित थी। व्यवसाय पर, व्यवसाय पर। वर्ण किस पर आधारित थे? व्यवसाय पर। जैसे कोई लकड़ी का काम कर रहा है, फर्नीचर का काम कर रहा है, तो बढ़िया हो गया। जो खाना बनाने का काम कर रहे हैं, मिठाई बनाने का काम कर रहे हैं, वो हलवाई हो गया। इस आधार पे, व्यवसाय के आधार पे वर्ण था। हमारे यहाँ अभी फिलहाल जन्म के आधार पर वर्ण है। ठीक है, चलिए। तो वेदों एवं वेदांगों की संख्या जो है, वेदों की संख्या 4 है और वेदांगों की संख्या 6 है। 4 वेद हैं, कौन कौन है भैया? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है। कभी कभी पूछा जाता है कि बाद का वेद सामवेद, सबसे पुराना वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। हम्म फिर 6 वेदांग जो हैं, वेदों के अंग हैं। वेदांग जो है, वेदांग कितने हैं? 6। वेदांग क्या है? तो वेदों के अंग हैं ये। कौन कौन से भैया? शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प और ज्योतिषी। ये 6 वेदांग हैं। हालांकि मुझे भी नहीं याद है, देख के पढ़ रही। तो 6 वेदांग कौन कौन से? शिक्षा, छंद, व्याकरण और निरुक्त, कल्प और ज्योतिषी। ठीक है, नेक्स्ट है वैदिक ऋचाओं का संग्रहित रूप है संहिता। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। इसमें कितने सूक्त हैं? 1028, 1028 ये बोल सकते हैं। चलिए, ऋग्वेद के संकलनकर्ता कृष्ण द्वयापन वेद व्यास हैं। ऋग्वेद के संकलनकर्ता जो हैं कृष्ण द्वयापन वेद व्यास हैं। ठीक है, चलिए। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहते थे। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते थे? होत्रु। ऋग्वेद में कितनी नदियां वर्णित हैं? तो ऋग्वेद में 25 नदियां वर्णित हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी जो है वो सिंधु है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती है। भारत में वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी सरस्वती नदी के किनारे। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन है? ये है इंद्र। इनको पुरंदर भी कहा जाता है। ठीक है, गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता और सावित्री को। नाट्य शास्त्र के रचयिता थे भरत मुनि। दशराज युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध
का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। दशराज युद्ध लड़ा गया था परुष्णी रावी भी उसे कहते हैं, नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच, सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था दशराज युद्ध परुष्णी नदी के किनारे। 7वां मंडल किस वंश से संबंधित है? तो वशिष्ठ से संबंधित है। 8वें मंडल की ऋचाएं कहलाती हैं खिल। सोम देवता को समर्पित मंडल कौन सा है? 9। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल 10वां है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व दर था 1/6, 1/6। वैदिक काल का प्रमुख पशु था गाय। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य मतलब न मारा जाने वाला पशु जो है, तो ये गाय को माना गया है, न मारे जाने योग्य गाय को माना गया है। गद्य एवं पद वाला वेद जो है अजुर्वेद है। यज्ञ संबंधी विधि विधान अजुर्वेद में है। गद्य एवं पद वाला जो वेद है वो अजुर्वेद है। यज्ञ संबंधी विधि विधान इसमें अजुर्वेद में है। धार्मिक अनुष्ठान जो है संबंधित है ये अजुर्वेद से ही। और अथर्ववेद एक संग्रह है 20 खंडों का। अथर्ववेद में कुरुओं का राजा अथर्ववेद में कुरुओं का राजा बताया गया है राजा परीक्षित को। और अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है सभा एवं समिति को। ये बंदर का वाला है। आजकल हमारे गांव में बहुत सारे बंदर आए हैं। ये मेरे घर के पास एक पेड़ है पीपल का, और वहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं। तो रात को बहुत ही दरवाज़ा बंद करके मतलब अच्छा से सब सामान को देख रेख करके मतलब सोना पड़ता है, नहीं तो लेके भाग जाते हैं सब। ठीक है, तो हम लोग थे अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है किसको? सभा और समिति को। और भारतीय संगीत के जनक किस वेद को? सामवेद को कहा गया है। सामवेद में सूक्तों की संख्या 1810 है। सामवेद अजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि कहलाए उद्गाता। ऐत्रेय ब्राह्मण संबंधित हैं ऋग्वेद से। पंचबीस ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है अजुर्वेद से। राज्याभिषेक समारोह का विवरण किया गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है। उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है सामवेद, अजुर्वेद और अथर्ववेद से। उत्तर वैदिक कालीन समाज किन 4 वर्णों में विभक्त था? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा। वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है सामवेद, अजुर्वेद और अथर्ववेद से। उत्तर वैदिक कालीन समाज किन 4 वर्णों में विभक्त है? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। 4 वर्ण जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति। पुराणों की संख्या 18 है का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान था अलबरूनी। चैलेंज बहुत टफ है क्योंकि हम सो जाते हैं 10 बजे, 9:30 बजे के आसपास। लेकिन अब चैलेंज लिए हुए हैं कि भाई प्राचीन भारत अगर स्टार्ट किए हैं तो प्राचीन भारत को फिनिश करना है। फिर भी अभी तो पहला पन्ना से प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से। और देखते हैं कि क्या क्या जानकारी मिलती है। तो सतवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से।
और मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से, और सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। और गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से। फिर उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन संख्या सांख्य दर्शन, दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन सांख्य दर्शन। न्याय न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम, और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि। और योग के प्रवर्तक हैं पतंजलि। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं जैमिनी। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। उपनिषदों की संख्या 108 है, प्रमाणिक 13 है। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। तमसो माँ ज्योतिर्गमय तथा ओम लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। बृहदारण्यक उपनिषद से क्या लिया गया भैया? तमसो माँ ज्योतिर्गमय तथा ओम। ओम ये वाला। भारत की प्रथम कानून की पुस्तक है मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। मनुस्मृति मानक ग्रंथ है शुंग काल का। प्राचीन हिंदू विधि जो है ये मनु लिखे थे, लेकिन बहुत बेकार लिखे थे मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से क्या, सबसे ख्याल मानव हित में नहीं था वो। चलिए, भारत का प्रथम महाकाव्य रामायण। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। चलिए ठीक है। महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता। महाभारत का फारसी अनुवाद रंजनामा नाम से किया था बदायूनी ने 16वीं शताब्दी में। महाभारत का फारसी अनुवाद किया था बदायूनी ने 16वीं शताब्दी में। रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया था। उत्तर रामचरितमानस के रचयिता भवभूति थे। सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने। चार्ल्स विल्किंस ने किया था भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद। अब आ गए हैं हम लोग बुद्ध की ओर। तो बताइए कि बुद्ध जन्मे थे कब? तो बुद्ध जन्मे थे 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन में। जब महामाया जा रही थी अपने मायके, तो ससुराल से मायके के बीच में एक लुम्बिनी वन था, वहीं पे जन्म हुआ था बीच रास्ते में, साल पेड़ के नीचे। चलिए, मैं नहीं था वहाँ। चलिए, ये बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी वन में 563 ईसा पूर्व। और बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड, लेकिन वीडियो में दिखाया गया है कमल एवं हाथी। लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक इसमें बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी 483 ईसा पूर्व में। अशुद्ध खाना खाने से हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि उनके खाने में जहर मिला दिया गया था। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में। जन्म कब? 563 ईसा पूर्व। मृत्यु कब? 483 ईस्वी पूर्व। जन्म कहाँ? लुम्बिनी में। मृत्यु कहाँ? भूल गया मैं। कुशीनगर में। कुशीनगर थी मल्ल गणराज्य की राजधानी। मल्ल गणराज्य की राजधानी थी कुशीनगर। बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहा गया है। इस घटना को, मृत्यु घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे, शाक्य कुल के मुखिया थे। बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। बुद्ध की माता महामाया देवी कोलीय वंश की थी। बुद्ध का अन्य नाम था सिद्धार्थ या तथागत, कभी कभी तथागत बुद्ध। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। ये जाता है, इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे। चलिए, बुद्ध के प्रिय घोड़ा कत्थक था, और सारथी का नाम था चन्ना, जो मित्र भी थे बुद्ध के।
चन्ना, चन्ना मेरे या, ये वाला नहीं, चन्ना। बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण। बुद्ध की गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बुद्ध गया में। निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। पूछता है कभी भी कि बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ उपदेश दिए थे, तो दिए थे सारनाथ में। किस भाषा में? पाली भाषा में। ठीक है, चलिए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया था कहाँ? श्रावस्ती में। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया था कुशीनगर में, जहाँ पे मृत्यु हो गई थी। चलिए, फिर बुद्ध ने उपदेशों का वर्णन है सुत्पिटक। बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है सुत्पिटक में। ठीक है, चलिए। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? सुभद्र को दिया था। अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक। त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी गौतमी। इनकी माता भी थी। लालन पालन करने वाली माता। इनका पालन पोषण किसने किया था? गौतमी। शायद क्योंकि महामाया तो 7 दिन में मर गई थी, तो इनकी मौसी थी, उन्होंने किया था। शायद इनका नाम गौतमी था। गंधार कला संबंधित है बौद्ध धर्म से। पाली कैनन मूल ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। फिर है कि बौद्ध धर्म मिलिंद पन्हों में किसका उल्लेख मिलिंद के रूप में किया गया है? मिनांडर का। मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना किसने किया था? नागसेन ने। मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी नागसेन से, जिनका नाम नागार्जुन भी था। मिलिंद पन्हो में किसके बीच के संवाद का वर्णन है? तो नागेश्वर और मिनांडर के बीच बातचीत की वर्णन है, संवाद का वर्णन है। किनके किनके बीच? नागेश्वर और मिनांडर के बीच, मिलिंद में, है ना, मिलिंद पन्हो। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। कहाँ हुआ था? गृह राज्य में। द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था वो हुआ था 383 ईसा पूर्व में हुआ था, कलाशोक के शासनकाल में, वैशाली में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। कहाँ हुआ था? राजगृह में। फिर द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में, कलाशोक के शासनकाल में, वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में, अशोक के शासनकाल में, पाटलिपुत्र में। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुआ था। चौथी प्रथम शताब्दी में हुआ था कनिष्क के समय, कुंडल वन में, जो कश्मीर में है। बौद्ध संगीति के आयोजन स्थल का क्रम है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। फिर है प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सब्बा कामी थे। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस्त थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र थे। पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया द्वितीय बौद्ध संगीति में।
दोबारा चतुर्थ संगति में। जब पहली बार बौद्ध धर्म में विभाजन हुआ था वो द्वितीय बौद्ध संगति में हुआ था, और दूसरा बार जो विभाजन हुआ था वो चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ था। हीनयान एवं महायान अस्तित्व में आया था चतुर्थ बौद्ध संगति में। हीनयान और महायान जो है ये बौद्ध धर्म के ही दो भाग हैं जो चतुर्थ संगति में अस्तित्व में आ गया था। मूर्ति पूजा का बढ़ावा दिया महायान ने। आत्मा अनुशासन और ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत मोक्ष पर जोर देता था हीनयान। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु, बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा जातक। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? तो जातक का। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल चैत्य मंडप। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है बुद्ध को। चंद प्रघोत समकालीन थे गौतम बुद्ध के। चंद प्रघोत राजा थे अवंती गणराज्य के। बुद्ध की मूर्तियां का निर्माण कुषाण काल में हुआ था। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित एवं उदयन। गौतम बुद्ध को देवता भगवान का स्थान प्राप्त हुआ कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के समय भगवान बुद्ध को देवता और भगवान का स्थान प्राप्त हो गया। स्तूप एक अर्धगोलाकार संरचना है जहां बौद्ध के अवशेषों को रखा गया है। पूछता है कि स्तूप क्या है, तो स्तूप एक अर्धगोलाकार है जो बौद्ध के अवशेषों को रखा गया है। स्तूप का प्रवेश द्वार कहलाता है तोरण। स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए जो वृत्ताकार पथ होता है वो कहलाता है प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा पथ एक लकड़ी की बाड़ से घिरा होता है जो कहलाता है वेदिका। शरीर के अवशेष रखने के लिए बनाए गए स्तूपों को किस रूप से जाना जाता है? सिरिका। स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर फाल्कनी जैसी संरचना कहलाती है क्या? हर्मिका। हर्मिका के ऊपर एक छतरी नुमा संरचना होती है जो कहलाता है आइस्ट, यस्ट या आधा स हर्षई ट यस्ट। वृत्ताकार गुंबद को घेरने वाला गोलाकार छत या रेलिंग कहलाता है मेधी। विश्व शांति स्तूप है राजगीर में जो बिहार में है। धार्मिक स्तूप है सारनाथ में। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। अन्य नाम आदिनाथ। ऋषभदेव का अन्य नाम आदिनाथ था। ठीक है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ महावीर का प्रतीक चिन्ह। पार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प। और महावीर जी का सिंह। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति समेध पर्वत पर हुआ था। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा किसने? महावीर ने। 5वां क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। किसने जोड़ा? तो महावीर ने जोड़ा। जैन धर्म के अंतिम 24वां तीर्थंकर जो हैं वो महावीर हैं। ठीक है। महावीर पत्नी यशोदा थी। महावीर की पत्नी यशोदा का जन्म हुआ था कब? पावापुरी, सॉरी लाइन भटक गया मैं। तो जैन धर्म के अंतिम 24वां तीर्थंकर जो हैं वो महावीर जी हैं, महावीर हैं। महावीर
इनका पत्नी का नाम दिया है यशोदा। महावीर का जन्म हुआ था कहाँ? कुंडग्राम में, वैशाली में, कब? 599 में, 599 ईसा पूर्व। महावीर की मृत्यु पावापुरी में, और कारण जो है ये मल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में। महावीर के बचपन का नाम वर्तमान था। महावीर किस घराने से पैदा हुए थे? तो ये होते क्षत्रिय घराने से, ठीक है। फिर महावीर के पिता सिद्धार्थ थे। महावीर के माता जो थी वो त्रिशला थी, ये लिच्छवी गणराज्य की थी, और सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के थे, ठीक है। तो चलिए आते हैं कि महावीर के पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा या प्रियदर्शनी दोनों नहीं था। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी शंभिक ग्राम में, ऋजुपालिका नदी के तट पर, साल वृक्ष के नीचे। साल वृक्ष के नीचे किसका जन्म हुआ था? तो वो बुद्ध का हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था। वो जंगल का नाम है, लुम्बिनी जगह का नाम है, जंगल में था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द है कैवल्य। अगर आपको पूरा ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो उसी को कैवल्य बोलते हैं, मतलब कैवल्य की प्राप्ति हो गई, ठीक है। चलिए, जैन धर्म का परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। महावीर ने प्रथम उपदेश दिया राजगृह में। प्रथम शिष्य अनुयायी था जमाली, ये दामाद ही था इनका, महावीर का। महावीर के शिष्य कहलाए गणधर या गंधर्व। महावीर ने अपने शिष्यों को विभाजित किया था 11 गणधरों में, हाँ, 11 गणधरों में। प्रथम शिष्य तो जमाली थे, इनके दामाद ही थे। महावीर के शिष्य कहलाए गणधर या गंधर्व। ये 11 गणधरों में बांटे थे, अपने शिष्यों को विभाजित किया था 11 गणधरों में। किसने? महावीर ने, ठीक है। फिर महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश बिंबिसार के शासन काल में। कौन? महावीर और बुद्ध ने दोनों ने उपदेश दिया था, कब? मगध नरेश बिंबिसार के शासन काल में। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं, कौन कौन से? श्वेतांबर एवं दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र हैं, और दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु हैं। जैन तीर्थंकरों की जीवनी है कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र एक पुस्तक है या ग्रंथ है, उसमें जैन धर्म के जो हैं तीर्थंकरों की क्या है? जीवनी है इसमें। कल्पसूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम, और प्रथम जैन सभा जब हुआ था वो 300 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, और स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में वल्भी में हुआ था, देवर्षि क्षमा श्रवण के अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। फिर जैन धर्म में भारत में जैन धर्म का बड़ा समर्थक खारवेल था। कलिंगराज कौन से? खारवेल, खारवेल था ना, खारवेल। प्रथम जैन भिक्षुणी जो थी दहीवाहन की पुत्री चंपा। जैन भिक्षु के आचार नियमों का उल्लेख मिलता है अचरांग सूत्र में। गोमतेश्वर यह बाहुबली थे ऋषमदेव के पुत्र। ऋषमदेव के पुत्र कौन थे? गोमतेश्वर या बाहुबली भी उन्हें कहा जाता है। तो भैया 59 मिनट 13 सेकंड हो गए हैं सिर्फ एक पन्ना पढ़ने में, 2 पेज पढ़ने में, फिर भी खत्म करना है। रिवीजन एक एक लाइन पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि अभी शुरुआत है, बेसिक है इसलिए। तो श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति बनाया गया है। किसने बनाया था? चामुंड राय ने। कब? 983 ईस्वी में, ठीक है। जैन धर्म में संलेखना जो है,
संथारा प्रथा है, ये इसमें उपवास द्वारा प्राण त्यागा जाता है। संलेखना विधि से किस मौर्य शासक ने अपना शरीर का त्याग किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि द्वारा अपना प्राण त्याग दिए थे। आजीवक पंथ का प्रवर्तक जो है मखली गोसाल हैं। भागवत वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई है संस्कृत में, गीता का अनुवाद अंग्रेजी में विल्किंस ने किया था। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य जो हैं हेलियोडोरस द्वारा बेशन नगर अभिलेख। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ ऑलिवर संतो ने किया था। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ था। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। जन्म इनका हुआ था 570 ईस्वी में, मक्का में हुआ था। मोहम्मद साहब के पिता का नाम था अब्दुल्ला। मोहम्मद साहब के माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में। हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी 622 ईस्वी पूर्व में, सॉरी 622 में ईस्वी में 622 ईस्वी में। मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी 632 ईस्वी में मदीना में। जो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे वो कहलाए खलीफा। ठीक है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल। ईसा मसीह का जन्म 4 ईस्वी पूर्व बेथलेहम में हुआ। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा। पारसी धर्म के संस्थापक पैगंबर जरथुष्ट्र थे। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है सिंध अवेस्ता। यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है तोरह। 16 जनपदों की सूची मिलती है बौद्ध ग्रंथ से। अंगुत्तर निकाय एवं जैन धर्म ग्रंथ भगवती सूत्र। अवंती 16 जनपद है जिसमें एक जनपद अवंती है। तो अवंती की राजधानी उज्जैन है और एक अंग भी है। तो अंग की राजधानी चंपा है। चंपा का अंग ना, नहीं अंग का चंपा। अवंती का उज्जैन और अंग का चंपा। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती और मल की राजधानी है कुशीनगर या कुशीनारा भी कह सकते हैं। ठीक है। फिर है वत्स। वत्स की है कौशाम्बी राजधानी। सुरसेन की है मथुरा। वज्जी। वज्जी की राजधानी है वैशाली। गंधार की राजधानी है तक्षशिला। ठीक है। पंचाल की राजधानी है अहिछत्र और कंबोज की राजधानी है हटक। चेंदी की राजधानी है शक्तिमती और मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ और अस्मक की राजधानी पोतन। ठीक है। मगध की राजधानी राजगृह और काशी की राजधानी वाराणसी। चलिए, महाजनपद काल में अनाज रखने हेतु उपयोग किया जाता था चित्रित धूसर मृदभांड। चलिए, बिहारी उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वज्जी था। जब 16 महाजनपद थे तब उत्तरी बिहार का नाम क्या था? वज्जी। प्राचीन काल में गंगा एवं दक्षिण क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। मगध महाजनपद घिरा था गंगा और सोन से। भारत का प्रथम ऐतिहासिक वंश था। भारत का प्रथम ऐतिहासिक वंश जो था वो हर्यक वंश था। ठीक है। फिर जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना ठीक पहले मगध पर शासन किया था हर्यक वंश ने।
हर एक वंश का संस्थापक जो है बिम्बिसार हैं। मगध साम्राज्य की स्थापना बिम्बिसार ने किया था। बिम्बिसार मगध की गद्दी पर बैठा कब? 544 ईस्वी पूर्व में। बिम्बिसार का राजवैद्य था जीवक। बिम्बिसार की हत्या अजातशत्रु ने कर दिया था। अजातशत्रु पुत्र था बिम्बिसार का, इसका मतलब कि अपने पिता का हत्या कर दिया था अजातशत्रु। मगध की प्रथम राजधानी ग्रीव्रज और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया उदयन ने। ठीक है। मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया शिशुनाग ने। मगध की राजधानी को वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया कालाशोक ने। महावीर और गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। महावीर और गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अजातशत्रु कुड़ी की हत्या किसने कर दी थी? तो उदयन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। पाटलिपुत्र बसा है गंगा सोन के संगम पर। कुसुमपुर प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र का। फिर हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक है। नागदशक था। शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। कालाशोक शासक था शिशुनाग वंश का। शिशुनाग वंश के बाद शासन किया था नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक था महापद्म नंद। एक राट की उपाधि धारण की महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद। और अग्रमीज या जैंड्रमीज कहा गया धनानंद को। धनानंद को पराजित कर मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति है पाणिनि की। अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति किसकी है? पाणिनि की। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किया ईरानियों ने। हखमनी वंश के राजाओं ने। भारत पर प्रथम सफल विदेशी आक्रमण फारसी डेरियस प्रथम ने किया। कब? 518 ईसा पूर्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक सिकंदर था 326 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय मगध का शासक था धनानंद। धनानंद समकालीन था सिकंदर का। सिकंदर के समकालीन था धनानंद। सिकंदर के पिता जो थे वो फिलिप द्वितीय थे। मतलब सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में मेसोडोनिया के फेला में। सिकंदर मकदूनिया का राजा बना 356 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर का थल एवं जल सेनापति था सेल्यूकस निकेटर था थल सेनापति और निर्याकस था जल सेनापति। मतलब सिकंदर के दो सेनापति थे, थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर और जल सेनापति निर्याकस। ठीक है। फिर सिकंदर का घोड़ा बुकाफेला। सिकंदर का घोड़ा का क्या नाम था? बुकाफेला। सिकंदर के सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? तो ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता है हाइडेपिस या झेलम या फिर वितस्ता का युद्ध। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में हो गई थी। मौर्य वंश का संस्थापक जो था चंद्रगुप्त मौर्य था। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया है। राजस्थान में है, हो सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी था जैन धर्म का। चंद्रगुप्त जैन धर्म की दीक्षा ली भद्रबाहु से। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य थे। चाणक्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त कौटिल्य। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधित है राजनीतिक से, जिसकी तुलना मैकियावेली के पुस्तक प्रिंस से की जाती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों
में विभाजित है, तो 15। भारत का मुक्तिदाता कहा गया, भारत का मुक्तिदाता कहा गया चंद्रगुप्त मौर्य को। और भारत का मैकियावेली कहा गया चाणक्य को। चंद्रगुप्त को यूनानियों ने क्या कहा? सेंड्रोकोटस। चंद्रगुप्त को यूनानियों ने क्या कहा था? सेंड्रोकोटस। विशाख दत्त समकालीन थे चंद्रगुप्त मौर्य के। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है? मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता है विशाख दत्त। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। ठीक है। फिर पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। भारत का दौरा करने वाला पहला विदेशी यात्री मेगास्थनीज। सेल्यूकस को पराजित किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व में। चंद्रगुप्त का विवाह हुआ सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया, या उसका हेलन भी नाम था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी जैनी गुरु भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 ईस्वी पूर्व श्रवण बेलगोला में, कर्नाटक में। यह है उपवास द्वारा, संलेखन विधि द्वारा जो बताए थे जैन धर्म में। चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया हेलन के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी जैनी गुरु भद्रबाहु से। ठीक है। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा बनवाया था किसने? इधर हम लोग पढ़े हैं चामुंडराय। मूर्ति 298 में बना है, लेकिन श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनवाया था चामुंडराय। 983 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य की पुत्र जो थे, उत्तराधिकारी जो थे, वो कौन थे? बिंदुसार। ठीक है। अमित्रघात के रूप में भी प्रसिद्ध थे कौन? बिंदुसार। डाइमेकस भारत आया कब? बिंदुसार के समय डाइमेकस आया था। बिंदुसार अनुयायी था आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार का पुत्र और उत्तराधिकारी जो थे वो अशोक महान थे। अशोक मगध की गद्दी पर बैठे थे कब? 269 ईसा पूर्व में। अशोक की राजधानी का नाम था पाटलिपुत्र, और राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक था अवंती का राज्यपाल। ठीक है। अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया था अशोक ने। अशोक के शिलालेख जो थे संख्या, अशोक के शिलालेख की खोज सर्वप्रथम किया था किसने? टी पैंथलर ने 1750 ईस्वी में। और शिलालेख की प्रयुक्त भाषा थी प्राकृत। शिलालेख की प्रयुक्त लिपि थी ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक तथा अरमाइक। सर्वाधिक ब्राह्मी ही थी। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं की ओर। ब्राह्मी लिखी जाती है बाएं से दाएं की ओर। अशोक स्तंभ का मूल उद्देश्य था धर्म, नीतियां, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था किसे? पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। अशोक का सिंह स्तंभ स्थित है सारनाथ में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख जो है 7वां है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था किसने? जेम्स प्रिंसेस ने। कब? 1837 में। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख जो है रुमिनदेई है। अशोक का नाम अशोक है किस अभिलेख में? तो मॉस्की आंध्र प्रदेश में है ये, एवं गुजरात मध्य प्रदेश में मॉस्की अभिलेख में है अशोक का अशोक नाम। मॉस्की अभिलेख में पूछ लेता है कभी कभी अशोक का अशोक नाम किस अभिलेख में है, तो मॉस्की अभिलेख में। अभिलेखों में अशोक को कहा गया है देवनाम प्रिय। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है फारबू शिलालेख में। फारबू शिलालेख कहाँ है?
राजस्थान में। कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वें शिलालेख में। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध का हुआ था 261 ईसा पूर्व में। सांची स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश में है। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने ही करवाया था। सांची स्तूप को नष्ट किया था किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया और इसको नष्ट कर दिया था पुष्यमित्र शुंग ने। भरहुत स्तूप है अशोक कालीन मध्य प्रदेश में। भरहुत की खोज 1873 में कनिंघम ने किया था। श्रीनगर की स्थापना किया था अशोक ने। नेपाल में ललितपतन नगर को बसाया था अशोक ने। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी उपगुप्त से। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में। मौर्यकालीन बराबर मौर्यकालीन दीदारगंज यक्षिणी मूर्ति कहाँ पाई गई है? बिहार के पटना में। मौर्य साम्राज्य के प्रचलित मुद्रा थी पण। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृत्रथ था। वृत्रथ की हत्या की थी किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। मौर्य वंश के बाद सत्ता में आया शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग शासकों की राजधानी थी विदिशा। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था दो बार। मनुस्मृति की रचना हुई थी पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। ओम पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि। महाभाष्य के रचयिता पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। तक्षशिला का यवन राजदूत हेलियोडोरस भारत आया था शुंग के 9वें राजा भागवत के समय। शुंग वंश का अंतिम शासक देवहूति। शुंग वंश के बाद स्थापित हुआ कण्व वंश। कण्व वंश के संस्थापक था वासुदेव। कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। सतवाहन आंध्र वंश के संस्थापक सिमुख। सतवाहन वंश का महानतम शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी। सिक्का चलाया था सतवाहनों ने। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत किसने की? सतवाहन की भाषा कौन सी थी? तो भाषा प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मी थी। कलिंग के चंदी राजवंश जो है के संस्थापक था महामेघवाहन। चंदी वंश का शक्तिशाली शासक खारवेल था। हाथी गुफा शिलालेख उत्कीर्ण कराया था कलिंग नरेश खारवेल। हाँ, कलिंग कहीं थे ये नरेश खारवेल। हाथी गुफा शिलालेख स्थित है उदयगिरी पहाड़ी में। भारत का विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है जो हिंद यूनानी शक पार्थियन कुषाण। हिंद यूनानियों की राजधानी थी साकल। भारत के सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए हिंद यूनानी के शासकों ने। भारत के सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए किसने? तो हिंद यूनानी शासकों ने। सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया ग्रीकों ने। सैनिक शासन व्यवहार में लाया किसने? तो ग्रीकों ने लाया। भारत आने वाला प्रथम यवन डेमेट्रियस जो है भारत आने वाला प्रथम यवन डेमेट्रियस प्रमुख हिंदी यूनानी शासक था। मिनांडर को हराया था किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। यूनानियों के बाद भारत आए शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदमन। ठीक है। सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार रुद्रदमन ने। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदामन द्वारा जारी किया गया था इसको। जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है मौर्य से। पल्लव की राजधानी थी तक्षशिला। पल्लव के बाद आगमन हुआ कुषाण का। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिशस। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी थी
पुरुषपुर। कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा। कनिष्क अनुयायी था महायान संप्रदाय का। द्वितीय अशोक कहा जाता है कनिष्क को। कनिष्क के दरबार में थे कनिष्क, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक। बुद्ध चरित्र की रचना थी अश्वघोष ने। आयुर्वेद का जनक माना जाता है चरक को। भारत का आइंस्टीन कहते हैं नागार्जुन को। शून्यवाद का प्रवर्तक थे नागार्जुन। सिल्क मार्ग का प्रारंभ कराया कनिष्क ने। शक संवत चलाया कनिष्क ने। शक संवत चलाया कनिष्क ने कब? 78 ईस्वी में। पूछता है कि शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था, तो 78 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर। ठीक है भाई। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह होता है चैत्र। और विक्रम संवत की शुरुआत होती है 58 ईसा पूर्व से। तो बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में हुआ था। बाल विवाह प्रथा प्रारंभ हुआ कुषाण काल में। और गंधार शैली फली फूली कब? तो कुषाण काल में। शुद्ध सोने के सिक्के चलाए कब? किसने? सॉरी, शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे कुषाणों ने। प्राचीनतम सिक्का कहलाया आहत सिक्के। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। और गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। और महाराजा धीराज की उपाधि लिया था किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत चलाया चंद्रगुप्त ने 319 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त। सिक्कों पर वीणा बजाते स्थित समुद्रगुप्त। अश्वमेध यज्ञ संपादित किया समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। और किसने कहा था समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन? तो विसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिशेन। और समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति लेख। के विजय अभियानों का उल्लेख है प्रयाग प्रशस्ति लेख में। ठीक है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने दूसरी राजधानी कहाँ बनाया? उज्जैन को। तो आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी, ब्राह्मणीर, सुश्रुत क्षणपक थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ब्राह्मणीर क्या थे? खगोलविद थे। और आर्यभट्ट क्या थे? गणितज्ञ थे। दशमलव प्रणाली का विकास आर्यभट्ट ने किया था। मेघदूत कुमार संभव रचना है कालिदास की। शल्य चिकित्सा के जनक हैं सुश्रुत। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। हितोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित। स्वप्न वासदता के लेखक हैं भास। मालती माधव के लेखक हैं भावभूति। कथा सित सागर के लेखक हैं सोमदेव। कथा सरित सागर के लेखक हैं सोमदेव। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फहयान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। कब? 5वीं शताब्दी में। तो भैया आइए कहाँ गए? तो सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी कब? गुप्त काल में। और चांदी का सिक्का का सर्वप्रथम चलवाया था किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में महरौली के स्थिर राजा चंद्र के लौ स्तंभ को बनवाया था किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने।
कब? 5वीं शताब्दी में, गुप्त काल में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म का नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म का ज्ञान का महान केंद्र था? तो बौद्ध धर्म का। नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगाकर नष्ट किया किसने? बख्तियार खिलजी ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया और नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगाकर नष्ट करवा दिया बख्तियार खिलजी। ठीक है, ये कब किया? तो 12वीं शताब्दी में। ठीक है, तो भारत का सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में है और कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुणों का आक्रमण हुआ। स्कंदगुप्त के समय कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी जो है स्कंदगुप्त है और हुणों का आक्रमण हुआ स्कंदगुप्त के समय। और सुदर्शन झील का पुनरुद्धार हुआ किसने करवाया? तो पुनरुद्धार किसने करवाया? स्कंदगुप्त ने। हुणों को पराजित किया था किसने? स्कंदगुप्त ने। और गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। गुप्त वंश की राजकीय भाषा थी संस्कृत। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर जो था 1/6 था। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहते हैं। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल। गुप्त कालीन रजत मुद्राएं कहलाती थी रूपक। गुप्त कालीन स्वर्ण मुद्राएं कहलाती थी दिनार। गुप्त कालीन रजत मुद्राएं क्या कहलाती थी? रूपक। और स्वर्ण मुद्राएं क्या कहलाती थी? दिनार। पुष्यभूति वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। ठीक है, और प्रभाकर वर्धन का पुत्र राज्यवर्धन व हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी जो थी कनौज थी। और भूमि देने की संपत्ति प्रथा का प्रारंभ हर्षवर्धन ने किया। और चीनी यात्री हेनसोंग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। चीनी यात्री था हेनसोंग, ये किनके शासनकाल में भारत आया? तो हर्षवर्धन के शासनकाल। कब आया था भैया? हेनसोंग तो 606 से 647 तक था। 606 में आया था। हेनसोंग द्वारा लिखित पुस्तक जो है सेयों की। ठीक है, यात्रियों में राजकुमार जो है नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? तो हेनसोंग को। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। और हर्षवर्धन एवं कदम्बरी की रचयिता बाणभट्ट। हर्षवर्धन के दरबारी कवि था बाणभट्ट, लेकिन हर्षचरित्र एवं कदम्बरी की रचयिता कौन है? बाणभट्ट ही है। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता है प्रयाग में। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर था 1/6। गुप्त काल में भी था भैया भू राजस्व दर 1/6। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था। कहाँ? नर्मदा नदी के तट पर। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था हर्षवर्धन। संगम युग का महान शासक था कारिकाल। संगम का अर्थ है कवियों की गोष्ठी, मतलब सभा। संगम युग का इतिहास किस राज्य के इतिहास से संबंधित है? तो तमिलनाडु। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। ठीक है, द्वितीय संगम हुआ कपाटपुरम में। प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि और द्वितीय संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि और तृतीय संगम के अध्यक्ष थे नकीरर। तीनों संगम का आयोजन किया जाता है पांड्य राजाओं के संरक्षण में। फिर है कि संगम साहित्य के किन तमिल प्रदेशों का विवरण प्राप्त होता है? तो चोल, चेर और पांड्य। चोल राज्य का प्रमुख शासक करिकाल। अगर हम इसे देख रहे हैं, नीचे देख के पढ़ रहे हैं तो आंख बंद जैसा नहीं दिख रहा है। चलिए, जो कोई भी हो, आपको सुनाई दे रहा है ना बस। और एक ही पेज में जाएगा, एक पेज बाकी। ये अब आ जाएगा मध्यकालीन भारत कल पढ़ेंगे। 20 मिनट में हमको एक पेज पढ़ना है, 2 घंटा हो जाएगा पूरा का पूरा। आइए, प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त मुनि। द्वितीय संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। वही अगस्त ऋषि प्रथम और द्वितीय के दोनों के अगस्त ऋषि ही हैं।
और तृतीय संगम में अध्यक्ष के हैं नक्कीरर। तीनों संगमों का आयोजन किया गया है पांड्य राजाओं के संरक्षण में। संगम साहित्य जो है, संगम साहित्य के किन तमिल प्रदेशों का विवरण प्राप्त है? तो चोल, चेर और पांड्य। चोल राज्य का प्रमुख शासक करिकाल। और पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? अनंतवर्मन चोड़गंग ने करवाया था। ठीक है, ये आ सकता है, हमको लगता है सही में ऐसे ही आता है। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने। कोणार्क के सूर्य मंदिर जो है इसे बनवाया था नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में। तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में है। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कंबोडिया में है। और नटराज मंदिर स्थित है चेन्नई में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। और पांड्य वंश की राजधानी मदुरई। और पल्लव वंश का संस्थापक जो था ये विष्णु। पल्लवों की राजधानी कांची जो तमिलनाडु में है। और महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का 7 पैगोड़ा का निर्माण जो है ये पल्लव शासक नरसिंह प्रथम ने किया था। ठीक है, तो पल्लव वंश का अंतिम शासक जो है अपराजित। चालुक्य के 3 शाखाएं थी, कल्याणी चालुक्य, वातापी चालुक्य एवं वेंगी चालुक्य। ठीक है, फिर वातापी के चालुक्य का संस्थापक जयसिंह। वातापी बदामी के चालुक्य के महान शासक थे कौन? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी मिलती है रवि कीर्ति के एहोल अभिलेख से। पुलकेशिन द्वितीय को हराया था किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। वातापी बदामी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक था कीर्तिवर्मन टू। वातापी के बदामी के वर्मन टू। वेंगी के चालुक्य का संस्थापक विष्णुवर्धन की राजधानी वेंगी जो आंध्र प्रदेश में है। होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र का अन्य नाम हलेविड जो कर्नाटक में है। होयसला वंश के अंतिम शासक बल्लाल III। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतीदुर्ग ना। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मानखेट। एलोरा एवं एलिफेंटा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। अजंता एवं एलोरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है अजंता। बौद्ध, हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं एलोरा के सर्वाधिक हिंदू गुफाएं। एलोरा के कैलाश मंदिर जो है का निर्माण करवाया था किसने? राष्ट्रकूट शासनकाल में कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, कृष्ण प्रथम ने। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा एलिफेंटा। और राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक जो है कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूटों के पतन के समय कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की तैलप द्वितीय ने अपनी राजधानी बनाया मानखेट। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य सिक्स्थ। ठीक है, कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन? विक्रमादित्य 6 है। विज्ञानेश्वर थे विक्रमादित्य 6 के दरबार में। मित्ररक्षा की रचना विज्ञानेश्वर ने। चोल वंश का संस्थापक विजयालय। और विजयालय की राजधानी कहाँ है? तंजौर। चोल वंश का प्रमुख शासक राजराज प्रथम। तंजौर के बृहदेश्वर के शिव मंदिर को बनवाया था राजराज प्रथम ने। श्रीलंका पर विजय प्राप्त की राजराज प्रथम ने। चोल वंश के भूमि कर था उपज का 1/3। चोल वंश के विष्णु के उपासक थे। चोल काल में विष्णु के उपासक अलवार थे। चोल काल में शिव के उपासक नैनार थे। अलवार विष्णु के उपासक और नैनार शिव के उपासक। ठीक है, नटराज की कांस्य की मूर्ति है
चोल काल की। नटराज की कांस्य की मूर्ति कब की है भैया? तो चोल काल की है। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल। मंदिर निर्माण कला में विद्वान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासनकाल में। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश का। और गैंग कोडचोल कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय। पाल वंश का संस्थापक गोपाल। पाल वंश की राजधानी मुंगेर। पाल वंश का प्रतापी शासक धर्मपाल। पाल वंश की प्रतापी शासक धर्मपाल। विक्रमादित्य जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ये भागलपुर में है। की स्थापना किसने करवाई? धर्मपाल ने। कब? 770 से 880 ईस्वी में। पाल वंश का अंतिम शासक मदन पाल। पाल वंश के बाद किसने शासन किया? तो सेन वंश ने। किसने? सेन वंश ने किया था। सेन वंश की स्थापना जो है ये सामंत सेन ने किया था। किसने किया था भैया? सामंत सेन ने। ठीक है। सेन वंश की राजधानी नदिया लखनऊती। नदिया के नाम ही लखनऊती ही हो सकता है। सेन वंश की राजधानी थी। हिंदी की अपना अभिलेख उत्कीर्ण कराने वाला प्रथम राजवंश था सेन वंश। सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के दरबार के विद्वान थे जयदेव। बम भोरे। हर हर महादेव। चाहिए तो लक्ष्मण सेन के दरबार के विद्वान थे जयदेव। लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज। हर्ष शासक था लोहार वंश का। हर्ष का दरबारी कवि था कलहण। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कलहण रचित राजतरंगिणी में। ठीक है। लोहार वंश का अंतिम शासक जय सिंह। प्रतिहार वंश का शक्तिशाली शासक था मिहिर भोज। और गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम। दिल्ली नगर की स्थापना की थी किसने? तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी में की थी। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तोमर नरेश अनंगपाल के ने की थी 11वीं सदी में। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद। 1194 ईस्वी के चंद्रवार के युद्ध में जयचंद को मार डाला था किसने? मोहम्मद गोरी ने। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव। अजमेर नगर की स्थापना और अपनी राजधानी बनाया था चौहान वंश के अजय राज द्वितीय ने। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज चौहान का राज्य कवि चंद्रवरदाई है ना। चंद्रवरदाई। आंखों में नींद आ रहा है। खतरनाक वाला। चलिए आइए फिर भी एक लाइन बचा हुआ ये वाला। तो पृथ्वीराज रासो रचना है चंद्रवरदाई का। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज। कवि राज्य उपाधि में विभूषित है राजा भोज। चंदेल वंश का संस्थापक जो है नानुक है। चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी थी कलिंजर। चंदेल वंश के प्रमुख राजा हुए राजा धंग। धंग ने अपनी राजधानी बनाया खजुराहो। कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग ने ही करवाया था। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल और धंग ने। खजुराहो का मंदिर बना है नागर शैली में। खजुराहो का मंदिर संबंधित है जैन धर्म से। खजुराहो का मंदिर है मध्य प्रदेश राज्य में।
चंदेल वंश सबसे प्रतापी शासक यशोवर्मन है। मिहिर कुल पराजित हुआ था कब? यशोवर्मन द्वारा। चंदेल वंश का आखिरी शासक था कौन? परमल। अल्लाह एवं उदल, अल्लाह उदल, अल्लाह उदल नामक दो बहादुर सेना नायक थे परमल के दरबार में। सोलंकी वंश के संस्थापक जो हैं सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश की राजधानी थी अहिलवाड़ ना। सोलंकी वंश के प्रमुख शासक हुए भीम प्रथम, जयसिंह। हाँ, सोलंकी वंश के प्रमुख शासक हुए थे कौन कौन? भीम प्रथम, जयसिंह, सिंधराज, भीम द्वितीय। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था भीम प्रथम के शासनकाल में। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनवाया था किसने? भीम प्रथम के समांत विमल शाह ने। सोलंकी वंश के अंतिम शासक भीम तृतीय, जिसने 1178 में मोहम्मद गोरी को हराया था। सिसोदिया वंश के प्रमुख शासक थे महाराणा। सिसोदिया वंश के प्रमुख शासक महाराणा थे। महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा संग्राम सिंह, ये चारों पा चुके हैं सिसोदिया वंश के प्रमुख शासक। मेवाड़ पर शासन था सिसोदिया वंश का। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण करवाया राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में। ठीक है। महाराणा संगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। महाराणा संगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया खतौली के युद्ध में 1518 ईस्वी में। तो अभी हमको 5 पेज पढ़ने में 1 घंटा 57 मिनट मतलब 58 मिनट लगा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कुछ तो अपना चैलेंज पूरा हुआ है। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे आप सभी को। फिर कल मिलते हैं मध्यकालीन भारत को लेकर। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।